एक नाविक की शुरुआत, वास्को द गामा की शुरुआती जिंदगी। वास्को द गामा का जन्म साइंस पुर्तगाल में लगभग 1460 में हुआ था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जो एक्सप्लोरेशंस के कस्ब पर थी। पुर्तगाल एक छोटा लेकिन महत्वाकांक्षी राष्ट्र मैरीटाइम डिस्कवरीज में सबसे आगे था। द गामा सीफेरिंग टेल्स के समय में पल्ले बढ़े। इन एडवेंचर्स ने उनके भीतर एक्सप्लोरेशन की गहरी इच्छा जगाई। द गामा के शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि रिकॉर्ड्स से संकेत मिलता है कि उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। इस शिक्षा में गणित, नेविगेशन और खगोल विज्ञान शामिल थे। उस समय के एस्पायरिंग नेविगेटर्स के लिए ये महत्वपूर्ण स्किल्स थे। अपनी युवावस्था तक द गामा पहले ही एक कुशल नाविक और एक निडर नेता के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने अफ्रीकी तट के साथ कई पुर्तगाली नौसैनिक अभियानों में भाग लिया। यह एक्सपीरियंस उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने में अमूल्य साबित हुआ। द गामा के डेस्टिनी का क्षण 1497 में आया। पुर्तगाल के राजा मानुएल प्रथम ने उन्हें एक महत्वाकांक्षी अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना। मिशन भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजना था। यह एक साहसी उपक्रम था जो अज्ञात खतरों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। फिर भी द गामा ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती को स्वीकार किया। वह हमेशा के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देंगे। अज्ञात के लिए रवाना, एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत। यह वह क्षण था जब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को द गामा का बेड़ा लिस्बन, पुर्तगाल से रवाना हुआ। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब समुद्री अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। इसने एक ऐसी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया जो दुनिया के मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को फिर से परिभाषित करेगी। यह यात्रा न केवल व्यापारिक मार्गों को बदलने वाली थी, बल्कि यह सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का भी एक नया युग लाने वाली थी। द गामा ने 4 जहाजों के बेड़े की कमान संभाली, साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो और एक सप्लाई शिप। ये जहाज उस समय की सबसे उन्नत तकनीक से लैस थे। प्रत्येक पोत को आगे की लंबी और जोखिम भरी यात्रा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। जहाज मजबूत कैरेवल्स थे जो कठिन समुद्री परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम थे। उनमें मैन्यूवरेबिलिटी के लिए लैटिन सेल्स और गति के लिए स्क्वायर सेल्स था। यह संयोजन उन्हें तेज और कुशल बनाता था, जिससे वे किसी भी दिशा में आसानी से जा सकते थे। वे संभावित खतरों से बचाव के लिए तोपें भी ले जाते थे। इन तोपों ने उन्हें समुद्री डाकुओं और अन्य खतरों से सुरक्षित रखा। जहाज पर द गामा ने लगभग 170 पुरुषों के दल को इकट्ठा किया। यह दल विभिन्न कौशल और विशेषज्ञताओं का मिश्रण था। वे अनुभवी नाविकों, सैनिकों और कुशल कारीगरों का मिश्रण थे। इन सभी ने मिलकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई। उनमें से नाविक, कार्टोग्राफर्स और दुभाषीय थे जो अपरिचित पानी को नेविगेट करने और वाइड सी संस्कृतियों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक थी। यह विविधता इस अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। जैसे ही जहाज रवाना हुए, मनोबल ऊंचा था। हर कोई इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। पुर्तगाली इस अभियान को राष्ट्रीय गौरव का विषय मानते थे। यह उनके लिए एक महान अवसर था जिससे वे दुनिया में अपनी पहचान बना सकते थे। उन्होंने पूर्व के साथ आकर्षक स्पाइस व्यापार पर विनीशियन एकाधिकार को तोड़ने की मांग की। यह व्यापार पुर्तगाल के लिए अपार धन और संसाधनों का स्रोत बन सकता था। सफलता पुर्तगाल के लिए अपार धन और प्रतिष्ठा लाएगी। यह न केवल आर्थिक समृद्धि लाएगा, बल्कि पुर्तगाल को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। यह एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को भी मजबूत करेगा। पुर्तगाल का नाम दुनिया के नक्शे पर और भी चमकदार हो जाएगा। हालांकि यात्रा जोखिमों से भरी है। समुद्र की अनिश्चितताओं और अज्ञात खतरों ने इस यात्रा को और भी चैलेंजपूर्ण बना दिया। बहुतों का मानना था कि दुनिया के महासागर राक्षसों से भरे हुए हैं। ये कहानियां और मिथक यात्रियों के मन में डर पैदा करते दे। दूसरों को डर था कि जहाज बस दुनिया के किनारे से रवाना हो जाएंगे। यह डर उस समय की सीमित भौगोलिक जानकारी के कारण तीते था। इन आशंकाओं के बावजूद द गामा और उनके चालक दल दृढ़ रहे। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने साहस और संकल्प को बनाए रखा। वे इतिहास रचने के लिए दृढ़ थे। उनका यह साहस और दृढ़ता ही उन्हें महान अन्वेषकों की श्रेणी में लाता है। एक कोर्स की रूपरेखा तैयार करना
अफ्रीकी तट के किनारे, संकट और विजय। ये कहानी है वास्को द गामा की, जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का साहसिक प्रयास किया। वास्को द गामा के बेड़े को अफ्रीका के पश्चिमी तट से नीचे उतरते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति की भी परीक्षा थी। अटलांटिक महासागर एक अप्रत्याशित विरोधी साबित हुआ। विशाल लहरें और तूफानी हवाएं उनके हर कदम पर बाधा डाल रही थीं। तेज हवाओं और विश्वासघाती धाराओं ने उनके जहाजों की सीमा और चालक दल के लचीलेपन का परीक्षण किया। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई आशंका। फिर भी द गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए दृढ़ होकर दबाया। उनकी दृष्टि स्पष्ट थी और उनका संकल्प। नेविगेशन ने एक महत्वपूर्ण बाधा पेश की। उस समय के उपकरण और तकनीकें आज की तुलना में बहुत ही प्रारंभिक थीं। अफ्रीकी तट के यूरोपीय मानचित्र अक्सर गलत या अधूरे थे। यह नेविगेशन को और भी कठिन बना देता था, क्योंकि गलत मानचित्रों पर भरोसा करना जोखिम भरा था। द गामा अपने पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करने के लिए सितारों का उपयोग करते हुए खगोलीय नेविगेशन पर बहुत अधिक निर्भर थे। रात के आकाश में चमकते सितारे उनके लिए मार्गदर्शक बने। उनके कुशल नाविकों ने सूर्य और तारों के कोणों को मापने के लिए एस्ट्रोलेब्स और क्वाड्रेंट्स का उपयोग किया। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन यह उनकी यात्रा के लिए अनिवार्य थे। इससे उन्हें अपना अक्षांश निर्धारित करने और अपने पाठ्यक्रम को बनाए रखने में मदद मिली। यह एक महत्वपूर्ण कौशल था जो उनकी यात्रा की सफलता के लिए आवश्यक था। लंबी यात्रा ने चालक दल पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। आपूर्ति कम हो गई। भोजन और पानी की कमी ने उनकी सहन शक्ति की परीक्षा ली। ताज़ा पानी दुर्लभ हो गया। हर बूंद कीमती थी और हर घूंट एक संघर्ष। विटामिन सी की कमी से होने वाली एक दुर्बल करने वाली बीमारी स्कर्वी चालक दल के बीच फैलने लगी। ये बीमारी उनके शरीर को कमजोर कर रही थी और उनकी आत्माओं को तोड़ रही थी। बहुत से लोग बीमार पड़ गए और कुछ बीमारी के कारण मर गए। यह एक कठिन समय था और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। इन कठिनाइयों के बावजूद द गामा दृढ़ रहे। उनका संकल्प अडाग था और उनकी दृष्टि स्पष्ट। उन्होंने भारत में धन और गौरव के वादों के साथ अपने आदमियों को प्रोत्साहित किया। यह उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। समुद्र में महीनों के बाद वे केप ऑफ गुड होप पहुंचे। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जो उनकी यात्रा की सफलता की दिशा में एक बड़ा कदम था। अफ्रीका का यह विश्वासघाती दक्षिणी सिरा अपने अप्रत्याशित तूफानों और तेज धाराओं के लिए जाना जाता था। यह एक और चुनौती थी जिसे उन्हें पार करना था। द गामा के जहाज केप को घुमाते समय बाल बाल बच गए। यह एक खतरनाक समय था, लेकिन यूं उनकी कुशलता और धैर्य ने उन्हें बचा लिया। यह उपलब्धि एक नाविक के रूप में उनके कौशल और उनके जहाजों की समुद्र योग्यता का प्रमाण साबित हुई। उनकी यात्रा ने न केवल उनके साहस को साबित किया, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता और उनकी टीम की दृढ़ता को भी दिखाया। चौराहे पर मुलाकात मोजाम्बिक और अरब व्यापार नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसने सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। केप ऑफ गुड होप को पार करने के बाद वास्को द गामा का बेड़ा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर रवाना हुआ। यह यात्रा न केवल समुद्री मार्गों की खोज थी, बल्कि एक नए व्यापारिक युग की शुरुआत भी थी। उन्होंने अरब व्यापारियों के प्रभुत्व वाली दुनिया में प्रवेश किया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था और जहां विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता था। सदियों से अरब व्यापारियों ने पूर्व और पश्चिम के बीच माल के प्रवाह को नियंत्रित किया था। वे न केवल व्यापार के विशेषज्ञ थे, बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक और वैज्ञानिक ज्ञान का भी आदान प्रदान किया। भारत से यूरोप के बाजारों में काली मिर्च, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों का परिवहन करते हुए उनका आकर्षक मसाला व्यापार पर एकाधिकार था। यह व्यापार न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का काम भी करता था। मोजाम्बिक में द गामा का आगमन उनके अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह स्थान था जहां उन्होंने पहली बार अरब व्यापार नेटवर्क के साथ सीधे संपर्क किया। यहाँ उनका सामना एक सुस्थापित अरब व्यापार नेटवर्क से हुआ। यह नेटवर्क न केवल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान का भी केंद्र था। अरब इन नवागंतुकों पर शक कर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि ये नए आगंतुक उनके व्यापारिक हितों के लिए क्या मायने रखते हैं।
उन्होंने व्यापार मार्गों पर अपने लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व के लिए पुर्तगालियों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे को पहचान लिया। यह एक ऐसा समय था जब व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष की संभावना बढ़ रही थी। मोजाम्बिक द्वीप में द गामा ने स्थानीय सुल्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। यह एक रणनीतिक कदम था ताकि वे अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। उन्होंने उपहार भेंट किए और व्यापार की अपनी इच्छा के बारे में बताया। यह उपहार न केवल मित्रता का प्रतीक थे, बल्कि व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का एक तरीका भी थे। हालांकि तनाव तब बढ़ गया जब अरबों ने पुर्तगालियों के असली इरादों को पहचान लिया। वे समझ गए कि ये आगंतुक केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए आए हैं। उन्होंने द गामा के आगमन को अपने प्रभाव क्षेत्र में घुसपैठ के रूप में देखा। यह एक ऐसा समय था जब व्यापारिक और राजनीतिक हितों के लिए संघर्ष की संभावना बढ़ रही थी। शुरुआती अविश्वास के बावजूद द गामा मोजाम्बिक में एक अनुभवी पायलट को नियुक्त करने में कामयाब रहे। यह पायलट उनके अभियान के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस पायलट के पास मानसूनी हवाओं और भारत के समुद्री मार्ग का अमूल्य ज्ञान था। यह ज्ञान उनके आगे के सफर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। हिंद महासागर के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करने में उनका मार्गदर्शन आवश्यक साबित होगा। यह मार्गदर्शन न केवल उनके अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह उनके जीवित रहने के लिए भी आवश्यक दिया।